नमस्कार दोस्तों, ये विद्युत धारा का अगला वाला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अनुगमन वेग। तो चलिए समझते हैं। इसके लिए मैंने आपके सामने एक चालक का चित्र बना रखा है। मान लीजिए ये एक चालक है और जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में ही सीखे थे कि किसी चालक के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो ठोस होता है उसमें विद्युत का चालन कौन करवाते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन करवाते हैं। अब ये चालक है, स्वतंत्र अवस्था में है, तो इसके अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और वो सारे के सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक के अंदर स्वतंत्र रूप से गति कर रहे होंगे, रैंडम मोशन कर रहे होंगे, अनियमित गति कर रहे होंगे और वो सारे के सारे एक दूसरे से भी टकराते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको जूम करके यहां पर बना रहा हूं, यहां पर, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से गति कर रहे होंगे? इसके अंदर अनियमित रूप से इस तरह से गति कर रहे होंगे और वो सारे के सारे एक दूसरे से भी टकराते हैं, धनायनों से भी टकराते हैं और इस तरह से इसमें गति कर रहे होंगे और इनके इस गति को नाम दे दिया गया है तापीय गति या ऊष्मीय चाल। और यदि किसी चालक के जो कि मुक्त अवस्था में है, अगर उसके सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के तापीय चाल का औसत निकाला जाए या तापीय वेग का औसत निकाला जाए, जिसको हम ऊष्मीय वेग भी कहते हैं, ऊष्मीय वेग का औसत निकाला जाए तो वो हमेशा शून्य आएगा। जैसे मान लीजिए इस चालक के अंदर n मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जिसमें से पहले इलेक्ट्रॉन का वेग है u1 और दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग है u2, ऐसे ही तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग है u3 और इस तरह से n इलेक्ट्रॉन है और nवें इलेक्ट्रॉन का वेग है un। अब अगर इन सारे वेग का, यानी इसके अंदर पहले इलेक्ट्रॉन का वेग है u1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग है u2 और तीसरे इलेक्ट्रॉन का वेग है u3, ऐसे ऐसे un इलेक्ट्रॉन है और सारे इलेक्ट्रॉनों का अगर औसत वेग निकाला जाए, अगर इन सब का औसत निकाला जाए, अब औसत कैसे निकाला जाता है? सारे वेग को जोड़कर और जितने संख्याएं हैं उससे भाग लगा देते हैं। तो कितनी संख्याएं? 1 2 3 ऐसे ऐसे n है, तो n से भाग लगा देते हैं, तो ये जो निकलेगा ये हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा और इसको कहते हैं औसत ऊष्मीय वेग। अब देखिए, मान लीजिए इस चालक को मैंने क्या किया, इसी चालक को मैंने बाहरी परिपथ से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही चालक को बाहरी परिपथ से कनेक्ट किया तो इसके इस सिरे पर प्लस चार्ज बन गया और इस सिरे पर माइनस चार्ज बन गया और जब इधर प्लस है और इधर माइनस है, यानी हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इस साइड में। और जैसे ही चालक को बाहरी वैद्युत क्षेत्र दिया जाएगा तो क्या होगा? ये वैद्युत क्षेत्र, जो इलेक्ट्रॉन अभी तक इधर उधर अनियमित गति कर रहे थे, ये वैद्युत क्षेत्र उन पर बल लगाएगा अपने विपरीत दिशा में और वो इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है तो वो हमेशा किधर भागेंगे? प्लस चार्ज की तरफ। यानी वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा? सारे इलेक्ट्रॉनों पर अपने विपरीत दिशा में बल लगाएगा और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो अभी तक कहीं भी दौड़ रहे थे, वो सारे के सारे एक निश्चित वेग से प्लस चार्ज की तरफ ही दौड़ना शुरू कर देंगे, यानी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ही दौड़ना शुरू कर देंगे और इनका वेग अब बदल जाएगा। अब मान लीजिए जिसका वेग u1 था, जिस इलेक्ट्रॉन का, उसका वैद्युत क्षेत्र लगाने के बाद हो गया v1 और जिसका u2 था उसका हो गया v2 और जिसका u3 था उसका हो गया v3 और इस तरह से nवें इलेक्ट्रॉन का हो गया vn। और अब जब इस वेग का हम लोग औसत निकालेंगे तो जो औसत आएगा उसी को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं, उसी को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। देखिए क्या लिखा है अनुगमन वेग का, मैंने परिभाषा लिख दिया। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ये आवश्यक है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित हो, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग सबसे सही रहेगा जब यहां लिखा जाए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के सारे वेग का औसत जो होगा उसी को हम लोग अनुगमन वेग कहेंगे। तो यहां तक का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जब तक ये चालक स्वतंत्र था, बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं था,
तब तक इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर चाहे जैसे गति कर रहे थे, और जितने इलेक्ट्रॉन एक दिशा में होंगे मान लिया जाता है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में हैं, और इस वजह से उनका औसत उसमें वेग क्या आता था, शून्य आता था। लेकिन जैसे ही इसको बाह्य परिपथ से यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र इन सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक निश्चित दिशा में बल लगाता है, और जब ये बल लगाता है इसके बाद ये सारे इलेक्ट्रॉन जो अभी तक इधर उधर दौड़ रहे थे वो एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं, और जब ये निश्चित दिशा में चलने लगे तो फिर इनका जो औसत वेग होगा उसी को हम लोग अनुगमन वेग कहेंगे, जिसको Vd से दर्शाते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों पर जो बल लगाता है उस बल का मान कैसे निकलेगा। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर लगाया गया बल हम निकालते हैं। वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगा बल, अब लगा बल क्या होगा, तो लगा बल हम लोग कैसे निकालते हैं, F बराबर, आप लोग पहले चैप्टर में पढ़े होंगे कि F बराबर होता है QE। अब F की जगह पर तो हम लोग F लिख देते हैं, F की जगह पर F लिख देते हैं, बराबर की जगह बराबर, और यहाँ जो आवेश है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम स्मॉल e मान सकते हैं, और वैद्युत क्षेत्र क्या है, कैपिटल E ही है। और चूंकि वैद्युत क्षेत्र इधर है और बल अपने विपरीत दिशा में लगा रहा है, देखिए इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लग रहा है प्लस की तरफ, ये इधर जा रहे हैं, इसलिए इसको हम लेंगे माइनस में, ठीक बात है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें जब वैद्युत क्षेत्र E इधर लगा और इस पर बल इस साइड में लगा, और बल इस साइड में कितना लगा, स्मॉल e गुणे कैपिटल E के बराबर। अब जब इधर बल लगा तो इन इलेक्ट्रॉनों में त्वरण उत्पन्न हुआ होगा, तो उस त्वरण का मान कितना होगा, तो देखते हैं बल से अब त्वरण ये बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं त्वरण कितना होगा, त्वरण को स्मॉल ए से दर्शाते हैं, एक्सीलरेशन, और ये बराबर होगा F बराबर F बटे m, क्योंकि F बराबर m ए होता है, तो ये बराबर क्या हो जाता है, F बटे m। किस सूत्र से, F बराबर m ए से। अब ये को निकालना है तो m को इधर पक्षांतर कर देंगे इस तरह से, तो त्वरण क्या होगा, F अपान m, और इसमें अगर हम F का मान रख दें जो कि यहाँ पर निकाले हैं, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का स्मॉल e और कैपिटल E बटे का स्मॉल m, तो ये आ गया। जब ये त्वरण उत्पन्न हुआ, जब ये त्वरण इन इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न हुआ, तो इस त्वरण ने इन इलेक्ट्रॉनों के वेग को, मतलब इस त्वरण ने इन इलेक्ट्रॉनों के वेग को, जिसका वेग पहले u1 था उसका v1 कर दिया, जिसका u2 था उसका v2 कर दिया, जिसका u3 था और उसका v3 कर दिया। तो चलिए इसे लिखते हैं, इस त्वरण के प्रभाव से, इस त्वरण के प्रभाव से u1 जिसका वेग था और जिसका वेग u2 था, जिसका वेग u3 था, जिसका वेग ऐसे ऐसे un था, वेग बदलकर क्या हो गया, v1 कामा v2 कामा v3 कामा डॉट डॉट vn हो गया। यानी इस त्वरण के प्रभाव से, इस त्वरण के प्रभाव से, ये जो त्वरण लगा इन इलेक्ट्रॉनों पर, इस त्वरण के प्रभाव से जिसका वेग u1 u2 u3 था un तक, उनका वेग बदल कर क्या हो गया, v1 v2 v3, t1 t2 t3 ऐसे ऐसे tn समय लगा। यानी कि जिसका वेग u1 था उसका वेग u1 से v1 होने में कितना समय लगा, t1, जिसका वेग u2 था उसका वेग v2 होने में कितना समय लगा, t2, और जिसका u3 था उसका v3 होने में कितना समय लगा, t3, और ऐसे ऐसे जिसका वेग un था उसका वेग vn होने में कितना समय लगा, मान लेते हैं tn समय लगा। अब इस मान को हम लोग, इस मान पर गति विषयक प्रथम नियम लगा सकते हैं। अतः गति विषयक प्रथम नियम से, अब यहाँ से यहाँ पर समझिएगा, इतना पहले लिखना है फिर इसके नीचे वाला यहाँ लिखना है। तो गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से, अब गति का प्रथम समीकरण क्या है, तो गति का प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस at, यही तो है गति का प्रथम समीकरण। अब इस पर जब हम लोग गति का प्रथम समीकरण अप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
v बराबर u प्लस at, तो जिसका वेग v1 था, v1 तो v की जगह पर v1 कर दें तो u की जगह पर पहले वेग कितना था उसका, तो u1 था, u1 प्लस त्वरण सब में समान उत्पन्न हुआ तो त्वरण ये ही रहेगा और समय कितना लगा है v1 को t1 समय लगा है। इसी तरह से जिस अगर हम v2 का मान निकालें, v2 का है, इसका v2 का मान निकालें तो v2 कैसे निकलेगा, जिसका वेग बाद में v2 हो गया उसका वेग पहले कितना था, u2 था, प्लस त्वरण तो सब में समान उत्पन्न हुआ है और समय कितना लगा है, तो t2 समय लगा है। जिसका वेग u2 था उसका v2 वेग होने में t2 समय लगा है। ऐसे ही जिसका वेग पहले u3 था उसका v3 होने में कितना समय लगा है, त्वरण तो उतना ही है और t3 समय लगा है। और ऐसे ऐसे करते करते जिसका vn है उसका पहले un था और इसका भी त्वरण ये ही है और समय कितना लगा है, tn। अब इस मान को लाकर हम अनुगमन वेग के फार्मूले में रखते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो vd की जगह पर vd ही रहने दीजिए, vd से दर्शाते हैं अनुगमन वेग को, तो vd की जगह पर vd ही रहने दीजिए और v1 v2 v3 vn तक का मान यहां से देखकर हम लोग लिखते हैं। तो v1 का मान क्या लिखेंगे, v1 की जगह पर क्या लिखना है, u1 प्लस at1, तो लिख दीजिए v1 की जगह पर u1 प्लस at1, ये हो गया। अब प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। अब v2 का मान लिखिए, तो v2 का मान क्या है, ये देखिए u2 प्लस at2 प्लस v3 का मान लिखिए, तो हो गया, ये हो गया। और बटे में क्या है, तो बटे में है n। अब क्या करते हैं, इसको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो vd बराबर देखिए u1 u2 u3 un, इसको हम प्लस में है तो अलग कर लेते हैं, अलग कोष्ठक में, तो हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 और प्लस डॉट डॉट un, ये हो जाएगा। और जो बाद में है उसको एक कोष्ठक में कर देते हैं, यहाँ पर प्लस लगाते हैं और फिर हो जाएगा at1 प्लस at2 प्लस at3 और प्लस डॉट डॉट हम लगा देते हैं atn, ये हो गया। और बटे में क्या है, तो बटे में है n। अब क्या करते हैं, vd की जगह पर vd ही लिखते हैं और इसका भी बटा इसको अलग n लिख सकते हैं और इसका बटा इसको अलग कर सकते हैं। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un बटे में हो जाएगा n। प्लस की जगह पर प्लस लिखिए और इसमें से ये को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि सम में ये है, तो ये को कॉमन कर दिए और ये हो गया t1 प्लस t2 प्लस t3 और प्लस डॉट डॉट tn, ये हो गया। और बटे में n। अभी देखिए इन दोनों का लासा लेंगे, अगर इससे लासा ले लीजिए इन दोनों का, और जिस तरह से वो लगाते हैं फ्रैक्शन, बटे लगाते हैं भिन्न, उस तरह से अगर लगाएं तो फिर से यही चीज़ हमें मिल जाएगा। ऐसे लासा लेकर अगर फिर से इसे हल करेंगे तो इससे ये वाला चीज़ मिल जाएगा। इस n को मैंने इसका बटा n अलग लिख दिया है और इसका बटा n इसमें अलग लिख दिया है और इसमें ये कॉमन कर दिए हैं। अब देखिए vd का मान निकालते हैं। अब इस इतने को ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, ये है जब हमारा चालक किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में नहीं था तो ये उसका उसमें वेग था और इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं कि इसका मान क्या आता है, 0 आता है। प्लस की जगह पर प्लस लगाइए और ये स्मॉल ये की जगह पर स्मॉल ये ही रहने दीजिए, इसका मान क्या हो जाएगा, 0। प्लस की जगह प्लस, स्मॉल ये की जगह पर स्मॉल ये, और t1 प्लस t2 प्लस t3 ये क्या होता है। तो एक बात जानिए, ये जो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस डॉट 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 और tn और बटे में n, ये जो इतना है इसको हम टाउ से दर्शाते हैं, टाउ से, और टाउ को कहते हैं श्रांति काल। यानी कि
ये इलेक्ट्रॉन जब अनुगमन वेग से इधर दौड़ रहे होते हैं तो लगातार आपस में भी टकराते हैं और धनायनों से भी टकराते हैं, और लगातार दो टक्करों के बीच का जो समय है उसको हम टाउ से दर्शाते हैं, जिसको कहते हैं श्रांति काल। मतलब कि जब ये टकराते हैं तो एक धनायन से टकराए और एक धनायन से टकराकर दूसरे धनायन से टकराने में जितना टाइम लिए, इसी टाइम को हम लोग टाउ से दर्शाते हैं, श्रांति काल उसे कहते हैं। यानी लगातार दो टक्करों के बीच का समय। तो क्या होता है ये टाउ? दो कर्मागत टक्करों के बीच का समय, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? श्रांति काल के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ये की जगह पर तो ये हो गया, और इस इतने की जगह पर हो जाएगा टाउ। अब देखिए Vd की जगह पर Vd हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1 और लिख देते हैं समीकरण 1 से। अब देखिए Vd की जगह पर तो Vd हो गया, बराबर की जगह बराबर, जीरो को जोड़ने से कुछ होगा नहीं, और ये का मान हम लोग समीकरण 1 से देखकर लिख देते हैं। तो ये का मान क्या है? माइनस का स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बटे यम, और इस इतने में गुणा होगा किसका? टाउ का। और ये जो हमारा फार्मूला बनके तैयार हुआ इसको कहते हैं अनुगमन वेग का फार्मूला। तो चलिए फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, जब तक हमारा चालक किसी क्षेत्र की उपस्थिति में नहीं है तब तक इसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर मुक्त रूप से गति करते रहते हैं, और उनका औसत वेग जब निकाला जाता है तो वो शून्य आता है। लेकिन जैसे ही अपने चालक को हम बाहरी परिपथ से कनेक्ट करते हैं तो इसमें जैसे ही वैद्युत क्षेत्र आरोपित होता है तो जो वैद्युत क्षेत्र लगता है वो अपने विपरीत दिशा में इस पर बल लगाता है, और उस बल के कारण ये मुक्त इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ दौड़ने लगते हैं। और जब ये इधर दौड़ने लगे तो हमने निकाला कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगा बल। भाई मुक्त वैद्युत क्षेत्र जब हम लगाए तो इन इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र ने जो बल लगाया वो बल कितना होगा? तो हम पहले चैप्टर के हिसाब से देखते हैं। तो ये होता है F बराबर QE। अब F की जगह पर F हो गया, बराबर की जगह बराबर, क्यों? क्या है? आवेश है। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का आवेश स्मॉल ई से दर्शाते हैं, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
इधर है और इधर वैद्युत क्षेत्र है और बल विपरीत दिशा में लगा रहा है, इसलिए माइनस चिन्ह लग गया। और इस बल से जब इस वैद्युत क्षेत्र ने इलेक्ट्रॉनों पर इस दिशा में बल लगाया तो इसमें त्वरण आया, और त्वरण कितना आया, तो त्वरण का सूत्र होता है ये बराबर F/m। तो मैंने ये फार्मूला लगा दिया और F का मान मैंने पहले ही निकाल रखा था, तो इस मान को मैंने रख दिया यहाँ पर, और फिर हो गया त्वरण क्या निकल गया, माइनस का E/m। अब इस त्वरण के प्रभाव से हमारे जिस इलेक्ट्रॉन का पहले वेग था u1, उसका t1 समय में वेग क्या हो गया, v1। ऐसे जिसका u2 था उसका t2 समय में v2 हो गया। इस तरह से सबका हो गया, और जब इस तरह से सबका हो गया तो मैंने लगा दिया गति का प्रथम समीकरण, और गति के प्रथम समीकरण को अप्लाई करने से जिसका वेग v1 था, जिसका वेग पहले u1 था उसका बाद में v1 हो गया, और त्वरण तो सबको समान मिला है ये, और t1 समय लगा, तो मैंने गति विषयक प्रथम नियम अप्लाई कर दिया। और फिर हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि अनुगमन वेग क्या होता है, तो सभी का औसत वेग होता है वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के बाद। अब मैंने v1, v2, v3, vn का मान इसमें पुट कर दिया, जो कि मैंने गति विषयक नियम से निकाला था। तो सारा का सारा पुट करने के बाद क्या हुआ, देखिए जो प्लस में आगे था उसको मैंने आगे से बाहर कर लिया, प्लस का चिन्ह लगाया, और जो चीज़ पीछे था 81, 82, 83 इसको मैंने पीछे लिख दिया, और बटे में n तो है ही पहले से। फिर मैंने इसको अलग किया, तो इसको बटा इसको अलग लिख दिए और इसको बटा इसको अलग लिख दिए, क्योंकि ये दोनों का बटा लिखा हुआ है। तो इसको और इसको बटा अलग किए और इसको बटा इसको यहाँ पर अलग कर लिए, और इसमें से ये कॉमन निकाल लिए। अब इसको मैंने ध्यान से देखा तो ये तो वो चीज़ था जो हम पहले ही पढ़ चुके थे कि जब ये वैद्युत क्षेत्र के संपर्क में नहीं था, कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं था, तो इसका औसत वेग, तो उसका औसत वेग कितना आता था, 0। प्लस की जगह प्लस लगाए, ये की जगह ये लिखे, और इतने को हम लोग
श्रांतिकाल कहते हैं। ये क्या है, सारे औसत मतलब सारे समय का औसत है, तो इसको हम श्रांतिकाल कहते हैं। और श्रांतिकाल क्या होता है, दो कर्मगत टक्कर के मध्य लगा समय, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार उसमें दौड़ते रहते हैं तो टकराते हैं, तो धनायनों से जो टकराते हैं, दो धनायनों से टकराने में जितना बीच में समय लगता है उसको कहते हैं श्रांतिकाल। तो ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया। इसमें हम एक फार्मूला और लगा सकते हैं, E बराबर क्या होता है, V/L। विभवांतर के चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि E बराबर क्या होता है, V/L। अब अगर E की जगह पर V/L लिख दें, इस E की जगह पर V/L लिख दें, तो एक फार्मूला हमें और प्राप्त हो जाएगा, VD बराबर माइनस स्मॉल ई बटे एम पहले से था, स्मॉल ई बटे एम पहले से था, स्मॉल ई बटे एम पहले से था। अब ई की जगह पर आ गया वी, तो ऊपर हो गया वी और नीचे यम की जगह, यम के बगल में क्या आ गया, यल। देखिए ई बटे एम पहले से था, ई बटे एम पहले से था, ई की जगह कैपिटल ई की जगह पर आ गया V/L और टाउ तो पीछे से है ही। तो ये एक फार्मूला ये भी बन गया। अभी इन सब फार्मूले से आगे और भी बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी।